तो आज जो है हम लोग प्रश्न संख्या 36 से शुरू करें। देखिए प्रश्न संख्या 36 का कहता है कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है परंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है कि उत्पत्ति तथा मूल रचना में दोनों के दोनों समान हो परंतु कार्य के अनुसार है, जो मतलब रचना तो समान हो लेकिन काम अलग अलग रहे, ये बोल रहा है। या कार्य के अनुसार है जो दोनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो मेरे हिसाब से वैसे अंग को ही क्या कहेंगे, समजात अंग कहना चाहिए। और इसका आंसर हम जानबूझ के मिलाते हैं ताकि हमको कोई सुधारना ना पड़े, कोई कमी न रह जाए। प्रश्न संख्या 36 का क्या है, ए है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो 36 के ए, आगे बढ़ें। 37 का आता है कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है। कृत्रिम मतलब क्या होता है, मनुष्य द्वारा बनाया गया। प्राकृतिक मतलब क्या होता है, कुदरती देन या कुदरत द्वारा बनाया गया। यहाँ पर प्रश्न में बोला जा रहा है कृत्रिम। कृत्रिम जो मनुष्य में क्या है, वन, तालाब या झील तालाब या बगीचा खेत या इनमें से सभी सही है। ये गजब सवाल है यार। क्या वन और तालाब मनुष्य बना सकता है? अच्छा चलिए ठीक है, हम सोचने के लिए बोल रहे हैं, बाकी मैं दूंगा जवाब। झील और तालाब मनुष्य बना सकता है, फिर बगीचा और खेत मनुष्य बना सकता है। चलिए अब मैं एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चा पार्ट इसमें से। देखिए एक जंगल होता है, समझनिएगा बच्चा जरा, एक जंगल होता है, एक क्या होता है, वन होता है। जंगल और वन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जंगल जो है प्रकृति खुद बनाता है, ये कैसा है, प्राकृतिक तरीका से बनता है, कुदरती देन से, जिसमें पेड़ों की कोई व्यवस्था नहीं होती। जन्य मंतन्य झाड़ उग गया, जन्य मंतन्य पेड़ उग गया, उसको क्या कहते हैं, जंगल कहते हैं। लेकिन वन जो होता है ना, वो एक सुयोजित ढंग से सजा हुआ रहता है। तो वन बेसिकली ये जो है हमारा 37 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। वन बना सकता मनुष्य, तालाब तो बनाता ही। बात अब झील की बात करूं तो तालाब तो मनुष्य बना लेगा, लेकिन झील जो है ना, चाहे तो मनुष्य वो ही बना सकता है, कृत्रिम झील भी बना सकता है, बनाया भी है, उदाहरण भी है। राजस्थान में एक ठो झील है जिसको कृत्रिम झील बनाया गया है। लेकिन बात है बहुत मुश्किल, बहुत टफ काम है ये सब काम करना। कृत्रिम झील मतलब क्या, झील को अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो झील जो निर्माण होता है जनरली क्या होता है ना, कि जब एस्ट्रॉयड जब जमाना में, पहले पुराना जमाना जब टकराया था, वहीं गड्ढा हुआ, नेचुरल तरीका से बना हुआ एक गड्ढा होता है, ठीक है। उसको में पानी का सोर्स जो है ना, कहीं तारे तारे जो है ना, वो कोई सोर्स रहता है जिसको से पानी है जो कमता ही नहीं है, वैसा झील है रहता है, ठीक है। तो बगीचा तो आदमी बना देगा, ठीक है बाबू, लेकिन खेत नहीं ना बना पाएगा, कैसे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चले। पढ़ाई में कोई हड़बड़ाहट नहीं बोला, समय देना पड़ेगा आपको, आप समय दीजिए, मैं आपको रिजल्ट ला करके दूंगा। चलिए, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकृति मतलब क्या, इस नेचर में, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो हर कोई बंदा जानता है सूरज। सूर्य से बढ़ करके दुनिया में कोई चीज नहीं है। सूर्य ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, सूर्य ही एक ऐसा कुदरती ऊर्जा का स्रोत है जिससे पूरी दुनिया को ऊर्जा मिलता है। चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी जानवर हो, सबके लिए जो भोजन के लिए जो ऊर्जा मिलता है ना, वो किसको से मिलता है, मेरा रसगुल्ला, सूर्य से मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। 39, वनों के संरक्षण के लिए, वन को संरक्षण, वन तो बचाना ही पड़ेगा। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अब बताइए, आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे कि वन संरक्षण के उपाय को बताइए, यानी वन को संरक्षित रखने के कौन कौन से उपाय हैं। तो आप खुद बताइए इसमें से क्या क्या करना चाहिए। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, हाँ सर, ये तो रोकेंगे तभी वन बचेगा। दूसरा अतिचारण, अतिचारण मतलब हुआ ना कि पेड़ जितने भी जानवर है सबको खुला छोड़ दो, चार के बर्बाद कर दिया, नहीं, ये भी नहीं होने देना, इसको भी काम करना होगा। खनन, खनन मतलब होता है ऐसे तो है जो होता है कोई चीज़, पेड़ पौधा की कटाई, या उत्खनन मतलब होता है कि जंगल में जा करके बड़ा बड़ा तालाब बना देना, या कोयला के लोभ से उसको खन देना, जिधर तिधर बड़ा बड़ा गड्ढा कर देना। तो खनन का कार्य भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे। यानी कि ये तीनों के तीनों पर हमको नियंत्रित करने की आवश्यकता, या अर्थात इनमें से कुछ हो जाएगा, सभी हो जाएगा आंसर हमारा। बात समझ में आया।
तो यदि आप चाहते हैं कि वन को बचाएं तो इनमें से सभी कार्य करना होगा। और मैं अपने तरफ से बताता हूँ, वन को बचाने के लिए वन के खाली स्थानों पर पेड़ लगा देना चाहिए जा करके। दूसरा, नदियों का जो जल है, अगर कोई वन से या जंगल से कोई नदी गुजर रहा है तो उसको छोटा छोटा पाइन बना देना चाहिए, शाखा बना देना चाहिए, ताकि पानी उसका जंगल के अंदर की ओर भी जाए और अन्य जानवर भी उसको पी सके। वो पीने के लिए लोगों, उसमें जीव जंतु जो बसता है ना, उसको पीने के लिए एक स्रोत बन जाए, ठीक है ना। और अगला ये है कि वो जो नदी का जो पानी है उसमें केमिकल ना छोड़ा जाए, क्योंकि अगर उस नदी के पानी में केमिकल छोड़ेंगे, वो नदी जंगल से होकर गुजरेगा तो सब जो जानवर पानी पिएगा तो सब बीमार हो जाएगा। तो वन तो रहा कहाँ फिर। वन की खूबसूरती किससे होती है? वन्य जीव से होती है। कोई भी वन सुंदर क्यों दिखा जाता है? क्योंकि उसमें शेर, बाघ, चीता, सब तरह के जानवर फैले फूले, तभी तो उसकी खूबसूरती माना जाएगा, है ना। चलिए, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा उपघटित हो जाते हैं उससे क्या कहलाते हैं? मेरा रसगुल्ला, उसको क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय। जैसे पत्ता, और नहीं मुगरा यार, जैसे पत्ता जैव निम्नीकरणीय कहलाना चाहिए। जो अपघटित, वो तो थोड़ा सा उपघटित नहीं होना चाहिए, अपघटित होना चाहिए, मिस्टेक है, ठीक है। तो जैविक पराक्रम द्वारा कौची हो जाए? अपघटित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे मैं बता दूं, क्या प्लास्टिक एक जैव निम्नीकरणीय है? नहीं है बोला। कैसे कि प्लास्टिक को गलने में हजारों साल लग जाता है, लेकिन कागज एक जैव निम्नीकरणीय है, क्योंकि कागज बना है कौची से भाई? पेड़ पौधा से, पत्ती से बना है ना, घास भूस से बना है कागज। अब उसको मिट्टी में छोड़ दीजिएगा तो बड़ी जल्दी गल भी जाएगा। पेड़ पौधे की जितनी भी पत्तियां होती है उस सब के सब क्या है? जैव निम्नीकरणीय है। लेकिन केमिकल, बहुत ज़्यादा पावरफुल केमिकल जो है वो अजैव निम्नीकरणीय होता है। जैसे डीडीटी एक अजैव निम्नीकरणीय है। क्लियर? तो इस तरीके का याद रखना बहुत जरूरी है। तो जैव निम्नीकरणीय जो प्रकृति द्वारा अपने से गल जाए, विनाश हो जाए। चलिए 41, अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? यदि आप वीडियो देखे होंगे तो मैं उसमें बताया था गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर और आमीटर। पहले मैं इसकी चर्चा कर लेता हूँ कि आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो आमीटर को मापा जाता है कौची से भाई? विद्युत धारा को मापा जाता है। आवेश को नापा जाता है कौची से? गैल्वेनोमीटर से। विभव को मापा जाता है कौची से? वोल्ट मीटर से। अब विद्युत शक्ति को कोई मापने का कोई यंत्र नहीं होता, विद्युत शक्ति को बस सूचित करते हैं पी से। ISI मात्रक होता है क्या भाई? वाट होता है। बस इतना सा बात बताइए। बस नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। मेरा रसगुल्ला, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा कि प्रश्न हमको से कहा जा रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे, मतलब विद्युत दे। जब जब यांत्रिक ऊर्जा कहे ना तो समझिएगा कि घूमना, अगर कोई चीज़ घूम रहा है, कार्य हो रहा है, घूमने का कार्य हो रहा है, तो उसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। जैसे मैं बता रहा हूँ, फीटर का जो चक्का है वो घूमता है, जनरेटर का जो चक्का है वो पहिया जो घूमता है, तो कौन सा क्रिया कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है। तो ऐसा कौन सा मशीन है जिसको में आप जब करंट दीजिएगा तब यांत्रिक होना शुरू हो जाएगा? कौन नहीं जानता है? विद्युत मोटर। जैसे कि पंखा में आप करंट देते हो, घूमता है, तो विद्युत ऊर्जा से कौन ऊर्जा हो रहा है? यांत्रिक ऊर्जा हो रहा है। और मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन के अलावा चक्की है, आटा पीसने वाला चक्की है, पानी निकालने वाला मोटर है, समरसेबुल है। ये जितने भी मोटर है उस सब के सब विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा होता है। लेकिन मैं बता दूं जनरेटर के बारे में, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ही बदलता है, उल्टा कर देता है। क्योंकि जनरेटर में देखिएगा, बोला जनरेटर का पहिया जब तक घूमते रहता है तब तक जनरेटर करंट देते रहता है। जैसे ही पहिया घूमना बंद, करंट देना बंद। तो इसका मतलब घूमा तब तो करंट दिया, तो घूमा मतलब क्या? यांत्रिक ऊर्जा। जब तक उसको घुमाते रहेंगे, यानी घूम रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा मिल रहा है, और बाद में यांत्रिक ऊर्जा को कोची बदल दिया? विद्युत ऊर्जा में। बाकी रात के यहाँ बॉल उड़ता है फिर, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? प्लाज्मोडियम ऑप्शन है द्विखंडन, फिर है बहुखंडन, फिर है मुकुलन, फिर है बीजाणु जनन। ये एक सवाल मैं डेली छोड़ता हूँ,
जानबूझ करके छोड़ता हूँ। हो सकता है आप लोगों में से कोई बच्चा इसका सवाल जाने भी और कोई बच्चा ना भी जानते हो। तो जो नहीं जानते हैं वो इंतज़ार कीजिएगा, या तो सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, किताबों में खोजिए, क्योंकि हर चीज़ बता देंगे हम ही। आप क्या कीजिएगा, आपके लिए एक प्रश्न तो बनता ही है, और डेली का मैं एक क्वेश्चन जरूर आपके लिए छोड़ता हूँ। अब 4 गो ही ऑप्शन है, आपको तय करना है। जिंदगी का कुछ हिस्सा तो आपने तय करना पड़ेगा बोला। अब द्विखंडन होगा कि बहुखंडन होगा कि मुकुलन होगा कि बीजाणु जनन प्लाज्मोडियम में, वो आपको आंसर तय करना होगा। ये कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि कमेंट में लिखते हैं कि नहीं। 43 के बाद 44, ये इतना हल्का सवाल है कि बताने का मन नहीं है ना। आधा से ज़्यादा 90% बच्चा को मालूम है। फिर भी बताता हूँ, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा हटाया जाता है भाई, चाहे दूर किया जाता है तो अवतल लेंस द्वारा, और दूर दृष्टि दोष बोले तो उत्तल लेंस द्वारा, जरा दृष्टि दोष बोले बाई फोकल लेंस द्वारा, अबिंदुकता बोले बेलनाकार लेंस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अरे यार ओ तेरे, ये क्या हो गया। हाँ 45, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। हो एक बात बताइए, पुरुषों में जनन अंग होता है ना, पुरुषों में जनन अंग लिंग कहलाता है, लिंग का के आसपास सभी हिस्सा, और स्त्रियों में जनन अंग योनि कहलाता है। योनि, गर्भाशय, ग्रीवा, अंडाशय, अंडवाहिनी नलिका, सब मिल करके कहलाता है। तो उसी प्रकार से सर जी पेड़ पौधा में भी होता है बाल बच्चा का। तब पेड़ पौधा में फलवा होता कुछ, ये फलवा उसका बाले बच्चा ना हुआ, तब फलवा जो हुआ वो कौची से फूलाता, यही बोला जा रहा है कि पेड़ पौधों में क्या बोलते हैं उसको, जनन अंग जो है वो किस में पाया जाता है, तना में पाया जाता है, धत, तना में कैसे हो जाएगा, झाड़ में पाया जाता है, धत, झाड़ी में रहेगा, पुष्प पे, फूल में, कौन कौन, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये 2 गो हिस्सा होता है जो को पाया जाता है कौची पे, पुष्प में। अब फल तो कर बेटवा होले भला। हाँ 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए, तो प्रश्न संख्या 46 का आता है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। ऑप्शन ए नीम, बी में गुलाब, सी में मटर और डी में गुलदाउदी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बच्चा, मटर का पौधा का उपयोग किए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। ऑप्शन एक दिशा में, बी में द्विदिशा में, सी में बहुदिशा में और डी में किसी भी दिशा में नहीं। देखिए इसमें ऊर्जा का प्रवाह तो जनरली होना चाहिए, ऐसे ये बहुत ही कैलकुलेटिंग सवाल है, लेकिन मैं इसको आप लोगों को समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा व्याख्या करना यहाँ पे जरूरी है। पारिस्थितिक तंत्र में जहाँ तक ऊर्जा का सवाल है भला, तो जैसे देखिए अगर जैसे हरा पौधा है, चाहे पौधा है ये, ठीक है, पौधा को खाता है कौन, टिड्डा, टिड्डा खाता है, टिड्डा जो छोटा छोटा होता है ना वो वाला, ठीक है। और टिड्डा को खाता है कौन भाई, तो कि मेढक, मेढक। और मेढक को कौन खाता है भाई, सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है भाई, चील या गीध खाता है। चलिए गिद्ध या चील जो भी लिखिए, जो भी लिखिए। तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, जो जनरली होना चाहिए एक दिशीय होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक दिशा की ओर होता है जब भी होता है, जब एक दिशा में होता है। लेकिन अब इसका आंसर जो है बहुदिशीय भी कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी के है। एक तरीका का और है, जैसे पौधा को मैं मान लेता हूँ मेरा रसगुल्ला, देखिए आप समझिए, पौधा को कौन खाता है, हिरन खाता है। देखिए हिरन को कौन जनरली क्या खाता है, बाघ खाता है, ठीक है। बाघ जब मरता है तो उसको कौन खाता है, चील या गीध खाता है। चलिए गीध हम इसको लिख देते हैं, गीध का। तो गीध जब मरता है तो उसको बैक्टीरिया खाता है भाई, बैक्टीरिया खाता है, हाँ बैक्टीरिया खाता है। तो ज़्यादा तक आंसर जो है एक दिशीय होना चाहिए। फिर भी मैं इसका आंसर मिला लाना चाहूँगा। प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47 का ए, ठीक है। तो 47 का ए एक दिशीय, ठीक है। हाँ, अब प्रश्न संख्या 48, ओजोन परत पाया जाता है। बहुत ही सुंदर सवाल है। वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, और इनमें से कोई नहीं। मेरा रसगुल्ला देखिए, पृथ्वी पर लगभग 5 गो वायुमंडलीय परत पाया जाता है। 5 गो वायुमंडलीय परत में से वायु कहाँ से, देखिए नीचे से हम चलते हैं, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो पहला जो होता है वो होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है भाई, क्षोभ मंडल। दूसरा जो होता है वो होता है समताप मंडल।
समताप मंडल होता है। समताप मंडल के बाद जो आता है वो क्या आता है भाई? ओजोन मंडल आता है। मेरा रसगुल्ला कौन सा मंडल आता है? ओजोन मंडल। ओजोन मंडल के बाद आता है कौन सा मंडल? आयन मंडल। कौन सा मंडल भाई? आयन मंडल। आयन मंडल के बाद कौन सा आता है? बहिर्भाग या अंतरिक्ष मंडल, इसको दोनों कहते हैं, अंतरिक्ष मंडल। इतने प्रकार के मेरा रसगुल्ला ये चीज़ें होती है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा है? तो नियम से जो है तो माध्य में होना चाहिए भाई, क्योंकि बीच बीच में है ओजोन मंडल, ओजोन परत जो होता है। लेकिन ऊपरी सतह इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए अंतरिक्ष मंडल के बाद ही ओजोन मंडल का उसका देखिए ओजोन मंडल बहुत मोटा लेयर है, हकीकत बात है। तो सबसे बाहरी एरिया में पाया जाता है ताकि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोक सके। तो बेसिकली इसका आंसर जो होना चाहिए वो ऊपरी सतह में होना चाहिए, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं आपको आंसर भी मिला के दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो होता है ना थोड़ा सा शाकाहार टाइप के भी होता है। तो आइए हम भी आप ही जैसा बच्चा बन जाते हैं, हमें भी शक है। और जिस क्वेश्चन पर आपको शक है उस क्वेश्चन पर मुझे भी शक होगा, है ना, क्योंकि आप में मैं हूँ, अब मुझ में आप हैं। तो 48 के ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आइए 48 के ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, बी हो गया। क्लियर मेरे रसगुल्ला? अब इसलिए गुरुजी आप जो, चलिए गुरुजी तो नहीं, तो चलिए भाई एक दोस्ते के नाते प्रश्न संख्या 48 की मैं बात कर रहा था। मेरे को एक बात बताइए कि सर आप जो अभी बनाए थे उसमें तो ओजोन परत बीच में था। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ बीच में था, लेकिन ओजोन परत की वास्तविक मोटाई बहुत बड़ी होती है, ठीक ना। दूसरा बात है, वो क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो कौची से नाम मापा जाता है? तो डॉब्सन में, डॉब्सन में मापा जाता है कौची? ओजोन परत की मोटाई। ये बहुत शानदार क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि ओजोन परत की मोटाई किस चीज़ में मापी जाती है भाई? तो डॉब्सन में मापी जाती है, डॉब्सन में। चलिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? देखिए लड़का लोग हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, लड़की लोग अगर देख रहे हैं तो कैसे दाढ़ी तो आप लोग बनाते नहीं हो, तो लड़का लोग दाढ़ी बनाता है तो आप लोग कमेंट करें कौन सा दर्पण होगा, आप लोग बताइएगा इसको, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? इसको तो ऐसे उड़ावे के मन करता है, ऐसे। अरे इसको क्या बताएं भाई? निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको भी ऐसे। अरे ये सब सवाल बताने लायक है ही नहीं, आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए, होता भी है होगा भी। चलिए आ जाइए, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? मैं बता दूं भोला, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनता है। अवतल में बड़ा बनता था, तब तो दाढ़िया बनाते थे, बड़ा बड़ा थोपड़वा दिखता था। तो अवतल दर्पण, उत्तल में कौची होता है? छोटा, याद रखिएगा। आगे बढ़े, दंत विशेषज्ञ, दंत मतलब दांत के डॉक्टर। जहां दांत के डॉक्टर के नाम लिया मार दीजिएगा कौची? अवतल दर्पण पड़ाक से उठा के दिल के एक आध दर्पण उठा के, है ना। तो दंत विशेषज्ञ किस दर्पण? डॉक्टर द्वारा नाक कान गला इत्यादि जांच करने में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। बस कहानी खत्म, उड़ाई ले गई धर के, ऐसे जैसे हम उड़ाते हैं वैसे। किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता? ये तो लड़ाई वाला बात हो गया भाई। मैंने क्या बताया था कि दर्पण में सिर्फ अवतल दर्पण का ही औकात है कि वो वास्तविक और आभासी दोनों बना सकता है। यानी कि वास्तविक बनाने की जो औकात है ना वो केवल अवतल दर्पण में है। बाकी अगर मतलब आभासी तो दोनों में बनेगा, उत्तल में और समतल में। तो उत्तल और समतल दोनों होगा ऑप्शन नंबर डी। बस ऐसे। नेक्स्ट अगला सवाल, मोटर चालक के सामने साइड मिरर, याद देखिए लिलकुआ ने लिख दिया साइड मिरर। अरे साइड मिरर नहीं होगा, साइड मिरर होगा, लगा होता है। अब खुद सोच लीजिए कौन सा दर्पण होता है भाई साइड मिरर के रूप में? उत्तल दर्पण। न जाने कितनी बार ये सवाल मिला होगा। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? लजीज जवाब है। वैसे मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंटों में लिख दो यार कुछ हो। चल देखो, अस्थिर से समझना बच्चा पार्टी, ये हमारा दर्पण है, ठीक है, और ये हमारा इसका अरे यार गोल बन, अंडा मत बनी है, चलो ठीक है जो भी रहे, है ना। तो ये वाला जो मेरा रसगुल्ला, ये जो दर्पण जो बनता है वो इसको से बनता है ना, यानी कि आधा वृत्त से बनता है। तो इसका व्यासवा जो है ना, ई वाला हिस्सा क्या कहलाता है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहलाते हैं? दर्पण का क्या कहते हैं भाई? द्वारक कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। लेकिन फिर भी बोल रहा है सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? रुक जाइए, परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा। ये द्वारक इज द राइट आंसर। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि पहले तो मैं आंसर बता दिया हूँ भाई, आंसर डी होगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ इसको कि मेरा रसगुल्ला जो गुलगुलवा है वो प्रश्न संख्या 56 का आंसर क्या बनाया है भाई। तो 56 का आंसर ऑप्शन नंबर डी बनाया। बहुत अच्छी बात है,
बहुत सुंदर सवाल है भाई, बहुत सुंदर, मज़ा आ गया, एकदम मज़ा आ गया। तो जब ये मज़ा आया है तो आप क्या कीजिएगा भाई, वो मज़ा हमको सबको दीजिएगा ना, खाली अकेले अकेले मज़ा मारिएगा। चलिए आगे बढ़िए। प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश। दो ही ऑप्शन, या तो अनुप्रस्थ तरंग होगा या तो अनुदैर्घ्य तरंग होगा। तो आप देखते हैं इसमें क्या है भाई, ध्वनि तरंग है। प्रकाश तरंग एक ध्वनि तरंग है। अर्थात कैसे, प्रकाश उगा है तो आवाज आवा है ना, तो ये तो ध्वनि तरंग तो होगा नहीं। विद्युत चुम्बकीय तरंग, परावैगनी तरंग, परासर तरंग, भोला मेरे विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग को हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ध्वनि तरंग जो होता है ना, उसको अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। गजब। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है सर ये परावैगनी तरंग का है सर, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। परावैगनी तरंग को, परावैगनी किरण जिससे त्वचा का क्या होता है भाई, कैंसर होता है, त्वचा का कैंसर होता है। और मेरा गुलगुल्ला आ प्लस में बुलबुल्ला कल्हे वाला दही चूड़ा, देखो बताओ भाइयों, परावैगनी किरण जो है ना रसगुल्ला, ओकर जो एंगस्ट्रम जो तरंगदैर्घ्य का जो मान होता है ना 39 एंगस्ट्रम से क्या रहेगा भाई, कम रहेगा। 39 एंगस्ट्रम से कम रहेगा, इसीलिए खतरनाक होता है। और खतरनाक से आपको तो मालूम है कि कैंसर होता है। पराश्राव्य केकरा का है सर जी, पराश्राव्य तरंग देख बोला, ध्वनि जो होवा है ना, बता दहियो, ध्वनि जो होवा है दो प्रकार के होवा है। एक होता है श्राव्य, तीन प्रकार के बेसिकली, एक श्राव्य होवा है, एक अपश्राव्य होता है, एक अपश्राव्य होता है, और एक जो होता है ना वो पराश्राव्य होता है भाई, पराश्राव्य होता है। लेकिन हम बताइए एक हम काट देवो तो एक रह देवो, ठीक है। पराश्राव्य केकरा का है बाबू, सुनिए अच्छा जरा, 20 हर्टेज से लेकर के 20,000 हर्टेज तक को, 20,000 हर्टेज तक को ध्वनि को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बाबू मेरे, श्राव्य तरंग कह सकते हैं। 20 हर्टेज से लेकर के 20,000 हर्टेज तक को सुन सकते हैं, है ना। तो 20 से जो कम रह गया उसको अपश्राव्य, अब 20,000 से जो ज्यादा रह गया उसको पराश्राव्य। लेकिन कसम से बोलता हूँ, ना तो ये वाला सुनाई देगा और ना तो ये एने वाला सुनाई देगा। मतलब ना तो 20 से कम वाला सुनाई देगा, ना 20,000 से ज़्यादा वाला सुनाई देगा। तो अगर 20 से कम हो गया तो उसको कहते हैं अपश्राव्य। क्या कहते हैं, अपश्राव्य। अब 20,000 से ज़्यादा हो गया उसको कहेंगे पराश्राव्य। तो इधर वाला होगली कौची बोला मेरे, अपश्राव्य हो गए। आ ई जो पूरा होली एकरा कौची का भाई, श्राव्य हो गए। आ इधर वाला होली रसगुल्ला होगली कौची होगली भाई, पराश्राव्य हो गए। तो क्या गुरुजी हम लोग सुन सकते हैं सर? नहीं सुन सकते हैं सर। कौन सुन सकता है? चमगादड़वा, चमगादड़ सुन सकता है। देखिए चमगादड़ के पास पराश्राव्य तरंग छोड़ने की क्षमता होती है, मालूम है क्या? आप नोटिस कीजिएगा कि चमगादड़ जब उड़ता है रात को तो आपसे टकराते टकराते बच जाता होगा, मुड़ जाता होगा, फिर देवालवा में लगेगा आपको कि जा रहा देवालवा में टकराते, अगर मैंने बचा ही टकराई वाला है, ये ना बोला। लेकिन वो टकराते वापस लौट जा है। कहा है? क्योंकि उसके पास 2 एंटीना होता है, माथवा पर थोड़ा सा टोटी नहीं होगा, एंटीना होकर ब्रेन से सिग्नल निकलता है। उस सिग्नल जब कोई वस्तु से टकराता है ना तो वापस लौट के जब आ जाता है तो समझ जाता है कि सामने कोई वस्तु है। बुझलू ना बुझलू। चलो ठीक है। तो प्रकाश तरंग कैसा तरंग है भाई? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। 57 के बाद 58। कसम से बोलता हूँ, कल तिलकुटवा सब बचा के रख ले रहना यार, तिलकुट बड़ी पसंद है। एक तिलकुटवा पहुँचा देना, एक अक्के को पहुँचाना, हम तो अमीर हो जाऊँगा। पता चला कि हम तिलकुट का दुकान खोल लिया हूँ। चलो ठीक है। गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध, यूं मन करता इसको फोड़ दे, लेकिन फोड़ूंगा नहीं, गलत बात बड़ी। अरे देखिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? F बराबर R बटे 2। आई मिल रहबे कैले तब बाकी देखी ना जी भी बोला मेरे, देखा F बराबर R बटा 2 होगा है। अगर तिरछे गुना करी बोला मेरे तो R बराबर हो जाती 2F। R बराबर कौन होती 2F। R बराबर 2F रहे चाहे F बराबर R बटा 2 रहे, दोनों के दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा C हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? अभी जस्ट मैंने बताया है कि अवतल में केवल वास्तविक बन सकता है, बाकी समतल हो या उत्तल हो सब के सब आभासी बनेगा। आभासी हमेशा कैसा होता है भाई? सीधा होता है। अच्छा, लेकिन समतल है बाबू, तो समतल में एक तो कौची बनते भाई? आभासी बनते। और समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। जितना बड़ा थोपड़ा मेरा रहेगा उतना बड़ा थोपड़ा ही ऐनक में दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 की बात करें,
सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण। इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी रहे। अवतल दर्पण रहेगा ज़्यादा करंट उत्पन्न करेगा, उत्तल रहेगा बड़ी काम उत्पन्न करेगा, तो अवतल लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चले। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? दम अवतल जैसा होता है। इस सब पहले ही से अवतल दर्पण के प्रयोग में पढ़े हैं। स्वाहा हो गई बोला। अब हो गई प्रश्न संख्या 62। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब कोई कहेगा क्या बक रहे हैं? बिंब का प्रतिबिंब, बिंब माने वास्तु। अगर कोई बच्चा नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, बिंब मतलब वास्तु। मुझे मालूम है कि जानते होंगे, आपके शिक्षक ने जरूर आपको बताए होंगे, लेकिन कुछ बच्चा वैसा भी होता है ना जो बहुत नमूना होता है दोस्त, मालूम है क्या? उनका नमूनगिरी यहाँ तक दिखता है कि जब परीक्षा के 1 महीना देरी रहतो ना, तब वही कथुन गुरु जी कृपा करथिन, पढ़ा देथिन। अब मजे की बात है कि उनका गार्जियन मुँह आते हैं आ कहते कैसू करके हमार बेटवा हमार बेटिया के थोड़ा सा पास करा दा। कैसे होती जी बताओ? पैसा जो होतो जो दे दबो जे का थे। अब कैसे होती भोला मेरे? अब तो ये वाला बात हो गई बच्चा कि कल है हमारे दोस्त के बेटा के बर्थडे है। आपको हमार पड़ोसी जाके बोल रहा है या हमारे परिवार जाके बोल रहा है वो बाबा जी बिजुन कि बाबू जी रात भर में को बाल बच्चा दे दो, कल है उनको बेटवा के बर्थडे हो जाती। वैसे कैसे हो सकले है? 9 महीना के मेहनत रहता है बच्चा, तो चीज़ को समझिए। तो मैं उन बच्चों और उन विद्यार्थियों से बोलना चाहूँगा कि जो ये दिमाग में वहम बैठा के पाल रहे हैं ना कि मैं तो शेर हूँ, जंगल में रहने वाला बड़का को बाघ हूँ, मैं तो क्वेश्चन बैंकों को निकाल जाऊँगा, एक के कोर में निकाल जाऊँगा, मतलब समझ रहे हैं ना कि रातें भर में पढ़ के उलाट दूंगा, पहाड़ कोने फेंक दूंगा, या एफ बराबर और बटे सूत्र को तो उड़ा दूंगा, है ना, और क्या बोलते हैं श्रेणी क्रम समानांतर क्रम को तो लतियातर चीप दूंगा रात भर में। तो ये घमंड ना पालिए, ऐसा नहीं कभी हुआ है। सिलेबस साल भर का क्यों है? सब शिक्षक अनुभवी हैं तभी तो साल भर तक पढ़ाते हैं। अब सिलेबस को साल भर तक क्यों पढ़ाया जाने लगा? क्योंकि उसमें कुछ बातें होती हैं। अब जो बंदा साल भर पढ़ के तैयारी करता, आप सोचते हो उसको 1 महीने में उड़ा देंगे यार, हद है। और अगर आप इतना समझदार हैं तो मुबारक हो, बड़े जल्दी जॉब लग जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसा बच्चा सफल नहीं हो पाता है बढ़िया से। तो खैर आप, मुझे विश्वास है आप उनमें से नहीं होंगे, है ना, आप जरूर पढ़ रहे होंगे, और हैं भी तो अब पछताने से क्या फ़ायदा। पढ़िए, आइए देखते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, आवर्धन ऋणात्मक हो, बहुत ही सुंदर वाली बात है एकदम। आवर्धन कौची हो भाई? ऋणात्मक हो। एम बराबर एगो होता है प्लस में, एम बराबर एगो होता है माइनस में। बहुत सुंदर। आवर्धन है जो माइनस में हो, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए कौची होता है भाई? प्लस में होता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए कौची में होता है भाई? आवर्धन माइनस में होता है। बस कहानी खत्म। तो मेरा रसगुल्ला, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो अगर माइनस में है ना, तब तो एक तो वास्तविक होती है, आभासी वाला तो आंसर होगा नहीं, काट देंगे सीधे। अब वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर ए ना कि बी। वास्तविक सीधा नहीं होता, आभासी सीधा होता। क्लियर? बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़ी हो, अच्छा नहीं खड़ी हो नहीं, खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, तो उसका ऐसा दर्पण होगा तो समतल होगा। केवल और केवल समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, चाहे आप कहीं भी खड़ा रहिए, चाहे आप अपने नैहर में खड़ा रहिए, चाहे आप अपने ससुराल में खड़ा रहिए, दोनों का प्रतिबिंब हमेशा समान दिखेगा। जो रियल दिखेगा आंख में उतना ही बड़ा दिखेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? रसगुल्ला। अब एक पिछला क्लास में मैंने बताया था बच्चा कि अगर ये हमारा अवतल दर्पण है, अगर ये हमारा अवतल दर्पण है तो ये वाला होता है P यानी कि ध्रुव, ये होता है F, ये होता है C। मैंने क्या बताया था कि अगर इधर रखेंगे वस्तु को, है ना, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा? वास्तविक। लेकिन जैसे ही P और F के बीच में रखेंगे तो ये इतना दूर रखला पर कौची बनता है भाई? आभासी बनता है। मेरा रसगुल्ला आभासी बनता है। तो जाहिर सी बात, आभासी नाम लिया है तो P और F के कौची में? बीच में। तब P मतलब ध्रुव, F मतलब फोकस, यानी कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखना होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्लियर? नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। 65। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन धनात्मक हो, यार अभी जस्ट बताया हूँ, धनात्मक मतलब कौची? आभासी।
आभासी प्रतिबिंब, आभासी हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। तो हमारा ई तो होगा नहीं, ई होना है नहीं, तो काल्पनिक उल्टा थोड़ी होता है। हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। बस कहानी खत्म। किसी वस्तु का अवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? अवर्धित काल्पनिक, देखिए बच्चा पार्टी, काल्पनिक, अच्छा किसी वस्तु का अवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काउची में बनता है, ये बोल रहा है कि एक तो काल्पनिक होना चाहिए, ऊपर से अवर्धित होना चाहिए। अवर्धित के मतलब होता है ना सीधा और वस्तु के बराबर, याद रखिएगा इस चीज़ को। अवर्धित जब भी लग रहा है समझ जाइएगा सीधा और वस्तु के बराबर। तब वस्तु के बराबर केकरा बनती बाबू? समतल दर्पण में बनते। वही तो एगो दर्पण में है। ये है हम चाहबी कि 66 के ऑप्शन नंबर बी आंसर बनाया है कि ना मेरा रसगुल्ला, वो देख लेते हैं। 66 के ऑप्शन नंबर बी मैच करना चाहिए मेरा गुलगुल्ला। चलो आ जाओ 66 के बी, चले 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 66 के कुछ हो गया, ये हो गया। इसका मतलब आंसर शायद गलत दे दिया बच्चा, आंसर शायद गलत दे दिया है। फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ। नहीं, उसको से मिस्टेक हुआ है। अवतल दर्पण में नहीं बन सकता है, ये संभव नहीं है, समझे। अवर्धित ना ना ना, इस पर वैसे इसको हम अभी सस्पेंस में रखते हैं, ठीक है। इसको अभी कंफर्म नहीं मारिएगा, मैं अपना तरफ से बोल रहा हूँ। अगर आपको आंसर पता है तो बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, वरना इस क्वेश्चन को हम अभी तक मेरे हिसाब से पेंडिंग में डालते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए ना। 66 के बाद 67, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा? 32 सेंटीमीटर। मेरा रसगुल्ला एक बात बताइए, वक्रता त्रिज्या दिया है 32, आप लोग को मालूम है कि फोकस जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है भाई? आधा होता है। तो अगर त्रिज्या 32 है तो अगर आधा निकालना दीजिए, कितना हो जाएगा? 16। अब कौन सा दर्पण है भाई? उत्तल। तो उत्तल रहेगा तो प्लस में लिखिएगा जरा, यहाँ -16 भी है जरा, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से। उत्तल है इसीलिए नहीं वाला होगा, है ना। अवतल होता तो कौन वाला आंसर होता? -16 हो जाता। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन का पहला नियम एंगिलाई बराबर एंगिलार परावर्तन कोण, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमेशा कैसा होता है भाई? काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम इसका आंसर भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। 69 के देख लेते हैं क्या तैयार किया बच्चा मेरे। 69 के बी किया है, सही बात है, बिल्कुल सही जवाब है। 69 के बी होगा काल्पनिक, ठीक है। संयुग्मी फोकस वाले केवल संभव हैं। संयुग्मी मतलब जिसमें दो फोकस हो। दोनों का मतलब क्या हो गया भाई? क्या है बताओ? संयुग्मी फोकस केवल संभव है। संयुग्मी मतलब दोनों फोकस बोला। उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में और साधारण कांच में। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए साधारण कांच में। संयुग्मी मतलब होता है बच्चा दोनों तरह का फोकस, और दो तरह का फोकस केवल कांच ही रख सकता है जिससे लेंस बनता है। तो 70 का तो आंसर मेरे मालूम नहीं वाला, लेकिन फिर भी हम 70 के डी मारना चाहेंगे। लेकिन यहाँ हो गया बी, लीजिए हो गया गाढ़ा बाड़ा। तो 70 के बी दरा अवतल दर्पण में। मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन कहाँ से आया पता नहीं, कौन से आइलैंड से उठ करके आ गया है वनवास काल से कितने सालों के बाद। तो थोड़ा सा मिस्टेक है, कहीं कहीं गलती है, तो इसको उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगला बार मैं ज़रूर सुधार करूँगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। जो सुधियाँ हैं वो ज़रूर सुधार हो जाएगा, ठीक है। 70 के बाद 71, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण में मैंने बताया तो ना। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में? ना बिल्कुल नहीं। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में? बिल्कुल नहीं। ध्रुव और फोकस के बीच में? बिल्कुल नहीं। ये क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन भी अधूरा है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। काउची प्रतिबिंब? अरे आभासीय ना बनता है। तो मैं इसका आंसर जो बता रहा हूँ ये भी गलती क्वेश्चन है, ऑप्शन है जो गलती है, ठीक है ना। क्यों? ये देखिए बोला मेरा, ये हो गया हमारा कौन सा दर्पण भाई? उत्तल दर्पण। स्थिर रहना बच्चा पार्टी। ये हमारा हो गया कौची? पी। ये हमारा हो गया एफ। ये हमारा हो गया सी। वस्तु जो रखा था इधर कौची है? अनंत। इधर कौची है? ध्रुव। तो आंसर जो होना चाहिए दर्पण और अनंत के बीच में है कहीं? नहीं है। तो ध्रुव और अनंत के बीच में है कहीं? ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं कहीं कहीं। अच्छा, एक चीज़ और, जो कोई भी वस्तु रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये क्या पूछ रहा है जी? लीजिए हम वस्तु रख देते हैं। यहाँ से गया, यहाँ से कहाँ से होते हुए गुजरेगा भाई? फोकस से। बहुत अच्छे। दूसरा का कहाँ से गुजारेंगे भाई? सी से गुजारेंगे। तो हमेशा पी और एफ के बीच में बन रहा है। अच्छा, प्रतिबिंब सदैव बनता, हाँ बोला, स्थान पूछ रहा है बोला, तो पी और एफ के बीच में यानी ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है।
है ना। हमको लगा वस्तु किधर रखेंगे ये बोल रहा है। अगर पूछता ना कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु किधर रखाता है, तो ध्रुव और अनंत के कौची में, बीच में रखाता है। लेकिन प्रतिबिंबा हमेशा करने बनता है पी और एफ के बीच में बनता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भोला मेरे, सी हो जाएगा। किम माली भोला, रुक जा, 71। हाँ तो 71 था, 71 के सी होना चाहिए रसगुल्ला, देख लीजिए 71 के सी, ठीक है, बहुत खूब। तो चलिए 72 की बात करें। किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, तब ध्रुव कहलाता है बच्चा। कैसे ये भी बता रहे हैं, दर्पणमा का मध्य बिंदु, दर्पणमा कैसन होवा है, बर्तनमा नियन, कैसे ऐसे आ, यहाँ से ऐसे 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 कर मोछ दाढ़ी होवा है, यहाँ से ऐसे आ, यही मध्य बिंदु बोलो, एक तो कोची कहलू, पी कहलू, एक कहल जाए ध्रुव कहल जाए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जीते। क्लियर। 73, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या होता है, चाहे समतल दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो बाबू भैया, उसका जो होता है F बराबर R/2 होता है, लेकिन वक्रता त्रिज्या क्या होता है, अनंत होता है, क्योंकि फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत और वक्रता त्रिज्या कौची अनंत। बस ऑप्शन नंबर सी एक आंसर वो तोहरा से भेंट करा दियो जी, नहीं तो कई बार विश्वास ना करूँ तो 73 के कौची होती बोला मेरे सी हो जाती, बस कहानी खत्म, यही वाला ना लो। अरे यार वो जो है, हाँ 73 के सी, ठीक है। 74 की बात करें, हजामत बनाने के लिए, फिर से दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण भाई, अवतल दर्पण। बस समतल दर्पण में हो देख बोला, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है मेरा रसगुल्ला। मैं फिर से बात बताता हूँ। देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु का क्या बनता है भाई, बराबर बनता है, ये आप लोग को मालूम होगा। तो एम बराबर कौची बनता है, हमेशा वन बनता है। तो ये जो बनता है ना वो समतल दर्पण में बनता है। एक बात बताइए, वस्तु का किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब क्या बनता है, अवतल दर्पण में। तो एक से बड़ा कौन है, एम ये ना है बोला, एक से बड़ा, तो ये हो जाती कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। ये कौन सा दर्पण हो जाएगा रसगुल्ला, उत्तल दर्पण में। एम बराबर 0 ना होगा है। ऐसा कभी कोई दर्पण देखा लू है जेकर सामने कोई वस्तु अगर खड़ा कर दे तो 0 बने, भुट्टी को बताओ, तू खड़ा हो भू अगर सामने आ तोर प्रतिबिंब 0 देखेते तो तू एक मुक्का मार देबू कि ना मार देबू खिसियाल में कि तू हो कौची रहने है कि ना। तब तो ये हमारा ये ऐसे होगा जी, आई वाला ना ही होगा जी, समझे। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर चले। 76 के बाद, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तिलकुट चूड़ा बताते हैं, आवर्धन कहते हैं। अरे आवर्धन कहते हैं महाराज, क्या बात कर रहे हैं। आवर्धन के फार्मूला होता है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, इसका ऐसा मात्रक नहीं होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के अग्रदीप मतलब हेडलाइट, तो हेडलाइट मतलब ना गलत हो जाती है, इसमें कोई डबल मीनिंग समझ जाता है यार। तो गाड़ियों के हेडलाइट जो होता है, बौलवा जो होता है, ओकर आगे जो होता है ना वो अवतल दर्पण होता है। साइड मिरर के रूप में तो उत्तल दर्पण आप जानबे करते हैं। आगे, दर्पणों के सभी दूरियों को मापने के लिए कौची कहाँ से मापा जाता है। देखा भोला मैं एगो बात बताता हूँ, 2 बात बताऊँगा, एगो ना 2 देखा कैसे। ये दर्पण हमको तोहर, हाँ तोरे दर्पण हमको हमर ना है, तो कोई भी दूरी जो नपा है ना ये पी से नपा है भोला मेरे, ये पी से नहीं देखा, वो पी से F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, पी से सी तक की दूरी कोई पूरा दूरिया को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो कोई भी दूरी जो न पाता कौची से नहीं पाता है, पी से, पी मतलब कौची से, ध्रुव से, तो इधर दर्पण के ध्रुव से, ठीक है। लेकिन यदि लेंस पूछता तो ये ओ से न पाता है, कौची से न पाता है, ओ से। ओ को क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो दर्पण पूछा तो दर्पण में सभी दूरी पी से न पाता है, और लेंस पूछता तो लेंस में सभी दूरी ओ से न पाता है, यानी कि वक्रता क्या बोलते हैं उसको, प्रकाशीय केंद्र से न पाता है। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो आप खुद सोचिए ड्राइवर के बगल में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है साइड मिरर के रूप में, क्योंकि उसका दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और वह पीछे से आ रही बहुत दूर दूर तक की गाड़ियों को साफ साफ दिखा सकता है। तो उसका विस्तृत क्षेत्र चूँकि बड़ा होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और करेगा ना वो उभरा हुआ रहता है, तो उभरा हुआ रहे के कारण होगा ना कोची बाबू, जल्दी आ जा, ये उत्तल दर्पण हो गए, ये ऐसे तो देखा इधराहू से वस्तु आ सकले, इधराहू से वस्तु आ सकले, सागरों से जरा देखा सकले। तो इस चूँकि उत्तल दर्पण का विस्तृत क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी, 79 के एकदम बी, हमारे एकदम खटाक से 79 के बी, कहानी खत्म। अब हो गए 80। सबसे लास्ट सवाल,
आइए देखते हैं। अरे राम, ना गलत बात, अरे राम नहीं, हे श्याम, ये क्या है? अच्छा, राधे राधे से याद आया यार, देखिए अभी राधे राधे का क्रेज चढ़ा हुआ है, जो कि मेरे सर पे भी चढ़ के बोल रहा है। तो आप लोग भी बता दीजिए कि आप में से कितने ऐसे विद्यार्थीगण हैं जो राधे राधे बोलना पसंद करते हैं और श्री राधे के सबसे बड़ा फैन में से एक है। कमेंट में लिख दीजिए। चलिए इसका जवाब बताइए। किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? मैंने बता दिया अभी, क्या कहलाता है भाई? ध्रुव कहलाता है। अब कोई भी मुख अक्ष जो होता है ना, ओकर ध्रुवे से होकर के जाता है ना, ओकर मध्य बिंदु से होकर के जाता है। बस इतना सही सवाल था मेरा रसगुल्ला। जाते जाते वही सबसे आखिरी बात, आप सभी विद्यार्थियों को, चाहे आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं तो दूंगा ही दूंगा। यदि आप मेरे से शुभकामना नहीं लिए तो फिर से मैं दे देता हूं। सबसे बड़ी चीज़ है हैप्पी मकर संक्रांति डे, है ना। मकर संक्रांति डे की आप लोग के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हो। कल दम चूड़ा दही दम बटोर दीजिए दम, और ध्यान रहे सब्जी कम खाइएगा और चूड़ा दही ज़्यादा खाइएगा। लड़की जैसा काम नहीं कीजिएगा। लड़की लोग सब्जी ज़्यादा खाती है और चूड़वा दहिया खाइबे नहीं करती है। अरे सब्जियाँ तो रोज़ खाइबे ना करेंगे, और चूड़वा दहिया तो कल बटोर ही देंगे धर के, है ना। और थोड़ा सा हो सके तो बस चलिए ठीक है। तो सेट नंबर 3 का आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। सेट नंबर 2 है जो हो गया है ना। और विद्यार्थियों को यही एक जानकारी देना चाहूँगा कि आप लोग का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग प्रैक्टिकल अच्छा से बनाइए। जब जाइएगा आप लोग प्रैक्टिकल देने के लिए तो कुछ सवाल आपसे पूछा जाएगा, जिसमें मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। बेसिक ऑब्जेक्टिव जो आप पढ़े हैं वही याद करके जाइएगा, कोई बड़ा तोहफा नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैडम टीचर्स जो भी रहेंगे वो मानो में क्या पूछेंगे, परमाणु संख्या संबंधित बड़ी पूछेंगे। जैसे बोलेंगे बताओ संकेत क्या होता है, सोडियम का संकेत क्या होता है, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है। इस तरीके का सवाल। दूसरा कुछ है अणुसूत्र, नमक का अणुसूत्र, विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र, है ना, कास्टिक सोडा का अणुसूत्र। तो ये सब रसगुल्ला मेरे पढ़ के जाइएगा। आदम लाइए 20 में 20 ठोक के बजा के एकदम, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।